न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मोतिहार से बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हुई है। बनारसी शाह की संदिग्ध हालत में मौत। शराब पीने से देखिए मौत की आशंका है और यहां पर यह बताया जा रहा है कि जिसने साथ में शराब पी है उसकी भी तलाश जारी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और फिर जहरीली शराब कांड की आशंका है। तुरकोलिया के टिकेता गोविंदापुर का ये मामला बताया जा रहा है। एक युवक की शराब पीने की वजह से संदिग्ध हालत में मौत। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, एक व्यक्ति की शराब पीने से मौत हुई है, क्या ये भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है या कुछ और वजह है? व्यक्ति जो तुरकोलिया थाना के टिकैता गोविंदपुर पंचायत का है, बनारसी शाह, उसकी संदिग्ध मौत हुई है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके परिजनों का आरोप है कि बनारसी शाह ने अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पिया था और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई है। देखिए, कई लोग बीमार भी हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगभग 3 लोग बीमार हैं, उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। भोला शाह नाम का एक व्यक्ति है, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है क्योंकि उन्होंने साथ बनारसी शाह के साथ बैठकर शराब पिया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन जहरीली शराब के पिछले दिनों 10 लोगों की मौतें हुई थी, कई लोगों की आंखें की रोशनी चली गई थी। लेकिन एक बार फिर संदिग्ध मौत जो है एक युवक का हुआ है उसी तुरकोलिया थाना में, जहां इससे पहले जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें हुई थी। उसी थाना के गोविंदापुर के टिकैता गांव में जो है ये घटना घटी है और एक युवक की जो संदिग्ध मौत हुई है, जो पुलिस है शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए ला रही है। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या मामला। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि युवक ने उनके परिवार के लोगों का आरोप है कि युवक ने शराब पिया था और 3 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने की आशंका है। उसी आशंका के बाद जो है पुलिस जांच में भी जुटी है। लेकिन एक युवक की जो है बनारसी शाह नाम के युवक की मौत जो है वो हो गई है। वो सदर अस्पताल लाया था लेकिन बिना पोस्टमार्टम कराए उस शव को लेकर घर भाग गया था। पुलिस को उसकी जानकारी मिली, मीडिया में जब ये खबरें चलने लगी उसके बाद जो है उसके शव को फिर जो है पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है। तो अवनीश, क्या परिवार वाले ने बताया नहीं कि किसके साथ बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, वो बाकी 2 लोग कौन हैं? देखिए, परिवार के लोगों को जानकारी मिली थी कि भोला जो उनका करीबी था, उनके साथ वो बैठकर जो है वो शराब उन्होंने पिया था। और परिवार के लोगों की भी आशंका है कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है और ये संदिग्ध मौत है। लेकिन कल उन्होंने काम भी किया था, अपने गेहूं की दौनी भी कराई थी और उसके बाद देर रात उनकी मौत जो है वो हुई है। तो ये पूरी जांच हो रही है कि आखिर क्या कौन कौन लोग इनके साथ बैठे थे। लेकिन जो जानकारी परिवार के लोगों को है कि भोला नाम का व्यक्ति जो है उनके साथ जो है वो रहता था, तो भोला की भी तलाश पुलिस कर रही है और अन्य 2 लोगों की भी तलाश कर रही है। कुल 4 लोग जो हैं वो एक साथ बैठे थे, जिसमें एक व्यक्ति जो बनारसी शाह है उनकी मौत जो है वो संदिग्ध अवस्था में हो गई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, अभी इसी महीने के पहले हफ्ते की बात है जब 1 अप्रैल की रात तुरकोलिया और रघुनाथपुर में कुछ लोगों ने देसी शराब पी थी और 2 अप्रैल से जहरीली शराब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। याद होगा आपको, 9 अप्रैल तक आते आते 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे। कई लोगों की तो आंखों की रोशनी तक चली गई थी। पूरे मामले में लखनऊ तक तार जुड़े हुए मिले और जहरीली स्पिरिट वहीं से सप्लाई हो रही थी और जो स्पिरिट सप्लाई कर रहा था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 चौकीदार पर भी गाज गिरी, लेकिन बावजूद इसके जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब की घटनाओं के जख्म अब भी ताजा हैं। मोतिहारी की तुरकोलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 2023 में जहरीली शराब कांड ने एक ही परिवार को उजाड़ दिया। जटाराम, उमाशंकर राम और पुरुषोत्तम राम की एक साथ मौत हुई थी। अब इस घटना के बाद से परिवार आज तक सदमे से उबर नहीं पाया है। परिजन मजदूरी और यहां पर ऑटो चला करके किसी तरीके से जीवन गुजार रहे हैं। गांव में लोग नई पीढ़ी को शराब से दूर रहने की कसम भी दिला रहे हैं। हमने कराई था एक सने घर में रहती सर। अगर शराब ना पी तो ई दिन ना ई दिन ना देखे तो पड़ी हमने का हम शराब पिए थे। लोग के समझावी, लेकिन आप समझाई ना का समझावी ना जे दारू मत पियो लो, दारू के चलते बहुत सी घटना बा। तो बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी जारी रहेगी। लेकिन बिहार में शराबबंदी के बीच हर दिन जो तस्वीरें आती हैं वो बेहद हैरान करने वाली होती हैं, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं है
जब अवैध शराब के धंधे पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होती हो। लगभग हर जिले में, हर शहर में देसी शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। मोतिहारी में इसी महीने की शुरुआत में जहरीली शराब कांड में 10 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भी शराब का धंधा जारी है। गोपालगंज में भी पुलिस ने शराब के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद में भी पहाड़ पर देसी शराब की भट्टी चल रही थी, जिसे पुलिस ने ध्वस्त किया है। इधर जमुई से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां दूध की गाड़ी की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। धंधेबाजों ने दूध की गाड़ी में भी ऊपर तहखाना बना करके रखा हुआ था। तो आखिर इन धंधेबाजों पर कानून का डंडा कब चलेगा और पुलिस ऐसे क्या हथकंडे अपनाएगी जिससे कि ये शराब तस्कर काबू में आए और तस्करी करना छोड़ दें। बिहार में शराबबंदी को लेकर देखिए सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है और ये बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि ये करोड़ों परिवारों की भावनाओं से भी जुड़ा है। सीएम ने कहा कि शराबबंदी जारी रहेगी, जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने की हो और नीतीश जी ने इसे शुरू किया, वो इसी तरीके से जारी रहेगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन हजारों माओं के आंसुओं को पोंछने की एक कोशिश है जिनके घर नशे की भेंट चढ़ गए थे। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिन्होंने अपने पिता को सुधरते देखा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार की मिट्टी से शुरू हुआ ये सामाजिक सुधार रुकने वाला नहीं। शुक्रवार को उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि शराबबंदी जारी रहेगी। इस फैसले की बुनियाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को रखी थी, जिसे आज एक नया बल मिला है। याद करिए वो पल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस साहसी कदम की तारीफ की थी। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ा था। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल उन घरों का है जहां अब शाम को झगड़े नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई की बातें होती हैं। सम्राट चौधरी का ये बयान उन तमाम उम्मीदों को फिर से जिंदा करता है कि बिहार अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। नीतीश कुमार ने शुरू किया, पीएम मोदी ने सराहा और अब सम्राट चौधरी इसे आगे ले जाने का वचन दे रहे हैं। यह सिर्फ सरकारी आदेश नहीं, बिहार के गौरव और सम्मान की वापसी की कहानी है, क्योंकि बिहार बदल रहा है और इस बदलाव की लौ कभी बुझने नहीं दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो 10 साल पहले इस नियम को लागू किया गया। ऐसे में नीतीश कुमार की जुबानी ही सुनिए बिहार में क्यों शराबबंदी करनी पड़ी। नीतीश कुमार का यह बयान काफी पुराना है, लेकिन सुनिए जरूर। पहनोई थे, वो शराब पीते थे रात में, घर में सब लोग खिलाफ रहते थे। और आप जानते हैं, हम तो सड़क पर थे, रात में लौटकर अपने बहन के यहां भी चले जाते थे कभी कभार, तो उनको अकेले देखते थे और देखते थे कि थोड़ा पीते रहते। उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती थी, भरा पूरा परिवार, और उनको रात में अकेले पीने के बाद खाना पड़ता था। तो मैं चूंकि विलंब से पहुंचता था, तो मैं उनके सांत्वना के लिए बैठा रहता था। और फिर जब वो सो जाते थे और अगले दिन जगते थे, तो कभी कभार हम उनको कहते थे कि शराब काहे पीते हैं, मत पीजिए। तो हंसने लगते थे। फिर हम कहते थे, देखिए अभी तो हम सड़क पर हैं, लेकिन कभी अगर मेरे हाथ में ताकत आएगी तो हम शराब को बंद करा देंगे, और सबसे पहले आपको पकड़ के बंद करा देंगे, ताकि पूरे बिहार में लोग जान जाएगा कि अपने बहनोई को नहीं छोड़ा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, कार्यपालक अभियंता पर दबिश दी गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कई ठिकानों पर रेड पड़ी है, यानी कि राजीव कुमार के कई ठिकानों पर रेड हुई है। रामनगरी रोड, खगौल रोड और पंत भवन में रेड। आय से अधिक संपत्ति का यहां पर मामला है। एसबीयू के केस के बाद छापेमारी, निगरानी टीम दस्तावेज खंगाल रही है और इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, एसबीयू की रेड हुई है, कार्यपालक अभियंता पर दबिश दी गई है। राजीव कुमार के कई ठिकानों पर रेड किया गया है। आय से अधिक संपत्ति होने का मामला सामने आया है।
निगरानी टीम दस्तावेज खंगाल रही है, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका पता लगाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ये कई ठिकानों पर रेड किया है राजीव कुमार के। और बता दें आपको, रामनगरी रोड, खगौल रोड और पंत भवन में रेड की। आय से अधिक संपत्तियों का यहाँ पर मामला है और निगरानी टीम ने कई डॉक्यूमेंट्स खंगाले हैं। बड़े खुलासे की संभावना है, लेकिन टीम क्या कुछ डिस्क्लोज करती है ये देखना होगा। क्या कुछ हाथ टीम के लगे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए खबर ये मिल रही है कि एसबीयू की रेड में राजीव कुमार के यानी कि जो कार्यपालक अभियंता हैं, कई ठिकानों पर रेड हुआ है और कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। क्या कुछ जानकारी फिलहाल अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए विशेष निगरानी जो विभाग है वो एक अधिक संपत्ति के मामले में जो नगर निकास आवास विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मैकेनिकल राजीव कुमार, उनके ठिकानों पर जो है छापामारी चल रही है। और आपको बता दें कि एक साथ 3 ठिकानों पर जो है वो छापामारी चल रही है। एक रामनगरी के स्थित उनका जो आवास है वहां पे छापामारी हो रही है और साथ साथ आपको बता दें कि पंत भवन के जो 6ठी बिल्डिंग है वहां पे उनके एक दफ्तर हुआ करता है। उस दफ्तर में भी एसीबी की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1,10,24,000 रुपए जो है वो आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है। और इसे लेकर के आपको बता दें कि 15/2026 जो कांड संख्या है वो दर्ज किया गया और इस पर लगातार एसीबी की सख्त कार्रवाई जो है वो चल रही है। देखना होगा कि जब तमाम छापामारियों के बाद जो है और क्या जो आय से अधिक कितने मामले निकल कर सामने आते हैं, वो पूरे आंकड़े जो है वो छापामारी के बाद पता चलता है। जी लेकिन रवि, क्या टीम की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या कुछ अभी तक हाथ टीम के लगे हैं? यहाँ पे अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक जो कई जमीन के जो कागजात हैं वो सामने निकल करके आए हैं। कैश जो है वो भी यहाँ पे पता चला है कि कैश मिला है, लेकिन और तमाम आंकड़े जो है थोड़ा इंतजार करना होगा जिसके बाद तमाम आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन अवैध रूप से आय से अधिक के जमीन के कागजात जो है वो भी सामने निकल कर सामने आ रहे हैं। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी देने वाले युवक को गुजरात के सानंद से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक जो है वो शेखर यादव बांका का रहने वाला है। बांका के बेलहर में शेखर का घर है। ऐसे में जब बेटे की गिरफ्तारी की खबर पिता को मिली तो उन्होंने कुछ और ही मामला बताया है। शेखर के पिता की अगर माने तो बहुत पहले परिवार में ही कुछ झगड़े के दौरान उसके सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और तभी से वो किसी को भी कुछ भी बोल देता है। और लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो पिता के ही मुताबिक गुजरात में वो गाड़ी कैसे चलाता है, यानी कि ठीक ठाक से वो जीवन यापन कैसे कर पा रहा है। या वो एक लड़का शेखर कुमार, वो कौन है? हमारा लड़का है। अच्छा, काहे ऐसा किया है, क्या बात है? देखिए सर, वो पहले झगड़ा हुआ था कुछ चाचा के साथ में और उसको जब बरमंडल में लाठी लगाना उसका मानसिक संतुलन, बरमंडल माथा में चोट लगा था। माथा में चोट लगा था, 7 टका पड़ा। हाँ। और इसमें उसका उसी समय से ब्रेन काम नहीं करता है। अच्छा, ब्रेन काम नहीं करता, किसी को भी अलबल बोल देता है, गालियां दे देता है, कुछ से कुछ बोल देता है। अच्छा, क्या कर कहाँ रहता है? रहता है गुजरात में, गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाता है जी सर। और खाली मतलब कि दिमाग में चोट लगने के कारण, दिमाग में चोट लगने का कारण से उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। अच्छा। वो किसी को भी अलबल कुछ भी बोल देता है, किसी को भी गाली गलौज कर देता है। चाहे माँ हो, बाप हो, दुनिया हो, दारी हो। और ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई बदमाश ढंग का आदमी है, कोई क्रिमिनल है या इसका आगे पीछे कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, कुछ भी नहीं है। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना सिटी के अगमकुआं पहुंचकर कुमरार से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता से मुलाकात की। 15 अप्रैल को बंगाल से लौटने के दौरान विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी पसली की 3 हड्डियां टूटी थी। सीएम ने विधायक से हालचाल जाना है, जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। संजय गुप्ता ने यह कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन सीएम ने उनके आवास पर मुलाकात कर उस कमी को भी दूर किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इतना गौरव का विषय और एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में हम सब लोगों के आदरणीय युवाओं के नेता सम्राट चौधरी जी का शपथ ग्रहण हुआ
और एनडीए सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री जी का भी मैं उसमें शामिल नहीं हो सका था। उसका दुख था। आज उनके आने से वो सारी दुख भी समाप्त हो गई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिर गया। 21 घंटे की लंबी बहस के बाद भी सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं समझा पाई और शनिवार की शाम जब बिल पर वोटिंग हुई तो ये बिल 2/3 बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सका। और आपको ये बताते चले, माफ कीजिएगा, शुक्रवार की शाम जब इस पर वोटिंग हुई तो ये बिल 2/3 बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सका और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया और आने वाले दिनों में विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा भी कहा। जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार जल्दबाजी में ये बिल पास कराना चाहती थी और इसमें विपक्ष की सहमति नहीं ली गई थी। तो देखिए, समर्थन में 298 वोट पड़े, विरोध में 230 और ऐसे में 54 वोटों से ये बिल गिर गया, पास नहीं कराया जा सका। आपको ये बताते चलें, अब इसे लेकर के देखिए कहा यह जा रहा है कि विपक्ष महिला विरोधी है। देखिए, लोकसभा की सीट बढ़ाने के लिए ये दरअसल ये बिल था, यानी कि 2029 के चुनाव में अगर ये बिल पास हो जाता तो उसमें सीटें बढ़ती। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर सेना के मनोबल को गिराने के लिए जिस तरह का बयान दिया वो पहले भी देते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया था उन्होंने, अभी स्ट्राइक्स पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी। और देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने से जहां केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। कथित इंडिया अलायंस है, ये एक्चुअल में एंटी विमेन अलायंस है और आज सभी दलों ने विपक्ष के इसमें अपनी एकजुटता दिखाकर जो इस मुहिम को चलाने का काम किया है कि कुछ हो जाए, हम महिलाओं को संसद में नहीं आने देंगे, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे, ये इनकी उस सोच को दर्शाता है। बट हम लोग पुनः प्रतिबद्ध हुए हैं इस बैठक के बाद कि हम लोग भी जब तक इस विमेन रिजर्वेशन को जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे, जब तक इसको ले नहीं आएंगे, तब तक हम लोग भी चैन की सांस लेने नहीं वाले। कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। उनकी जो अनार्किस्ट मानसिकता है, उसको आने वाले समय में महिलाएं उसका करारा जवाब देंगी। आरजेडी नेता अमरिंदर सिंह का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा इस मामले में। देखिए, ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। फर्टिलाइजर घोटाले में भी नाम है और कुछ दिन पहले सीबीआई ने केस किया था, तो सीबीआई के केस को ईडी ने आधार बनाया। बड़े कारोबारी हैं अमरिंदर सिंह, राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी भी थे अमरिंदर सिंह, आपको याद होगा। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 के संवाददाता शंकर आनंद। शंकर, आरजेडी नेता अमरिंदर सिंह का मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट में, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। अमरिंदर सिंह जो हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं आरजेडी के, और इस बार भी हालांकि राज्यसभा के लिए वो प्रयास जरूर किए थे। अमरिंदर सिंह का नाम जो है फर्टिलाइजर स्कैम में आया था और इस मामले में सीबीआई के द्वारा जो केस रजिस्टर किया गया था, हालांकि सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को बाद में ईडी ने टेक ओवर किया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी भी की थी। और गिरफ्तारी के बाद जब इस फर्टिलाइजर घोटाले से जुड़े मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया था, तो कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां और सबूत जो है इनके खिलाफ मिली थी। उसके बाद इस मामले में लगातार तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा था। हालांकि देखा जाए तो अपने आप में उस वक्त में जो अमरिंदर सिंह जो है उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पास जो रियल एस्टेट का कारोबार है और हजारों बीघा की जो जमीन है, यानी कि वो बहुत पहले से संपन्न आदमी है,
तो उन तमाम जो दावों को वो झुठला रहे थे। लेकिन इस मामले में तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई थी और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो इनपुट्स में अमरिंदर सिंह का नाम सामने आया था, तो इस मामले में जो भी जानकारी मिली थी उस सबूतों को इकट्ठा किया गया था, उसी के आधार पर चार्जशीट भी दायर किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज राउजोनी कोर्ट में आज उसी से जुड़ा एक मामले में सुनवाई होनी है और कोर्ट किस तरह से उन तमाम मामलों को आगे देखती है और किस तरह से इस मामले पर आगे एक महत्वपूर्ण जो फैसला लेती है वो देखना लाजमी होगा। हालांकि अमरिंदर सिंह जो है उनसे जुड़ा हुआ जो उनका कनेक्शन है वो लालू परिवार से जो बताया जाता है, लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो अगर अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो तफ्तीश का दायरा जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है और कोर्ट के द्वारा अगर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उसका कनेक्शन और उसके प्रभाव के चलते लालू परिवार जो है उससे जुड़े हुए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या उनके परिवार के कुछ सदस्य हो, तो उससे जुड़ता हुआ जो मामला है निश्चित तौर पे उन पर भी असर पड़ेगा। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लखीसराय से बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे पुल के नीचे झाड़ियों में दरअसल एक बच्चा मिला है। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे बचाया है। स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। डॉक्टरों ने पेट से आंत बाहर होने की बात कही है। रेलवे पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। परिजनों ने इलाज न करा पाने पर उसे छोड़ दिया और ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है, परिजनों की तलाश जारी है। लखीसराय का ये मामला है। रेलवे पुल के नीचे से झाड़ियों में बच्चा मिला है। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बच्चे को बचाया है और बच्चे की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने पेट से आंत बाहर होने की बात कही है। हालांकि रेलवे पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। छोटे बच्चे के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है, जिसे गार्ड बोलते हैं, वो बाहर निकला हुआ है। तो उसका इलाज जो है ना ऑपरेटिव इलाज है उसका, तो लखीसराय सदर हॉस्पिटल में होता नहीं है। तो वही है, हम लोग यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जो प्राइमरी हम लोग इलाज जो हम लोग अवेलेबिलिटी है यहाँ पर सब कुछ करके किसी को स्टेबल करके अंदर मतलब हायर कुछ सेंटर उसमें रेफर करने का भी प्लान हो रहा है। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो पहले सब लोग बोले लगे थाना कॉल करने के लिए। हमको लगा पहले जीआरपी से कॉल करके पूछ लेते। जीआरपी कॉल किए तो वो बोले लोकल थाना का केस। उस टाइम कॉल किसी को नहीं किए तो लोकल थाना 112 सबको लगा दिए, कोई रिसीव नहीं किया। उसके बाद जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचे तो थोड़ा हल्का वीडियो में बोले तुरंत निकलो वहाँ से। हम लोग गाड़ी तुरंत लेकर के यहाँ सदर अस्पताल आ गए।